हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 14th ऑफ मई 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 14th ऑफ मई 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला और एकमात्र क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी एयर इंडिया। और बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी है, सरकार ने इसको बेच दिया है टाटा सन्स को, जिसके कारण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है। तो याद रखना है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक टाटा ग्रुप की फुली ओन्ड सब्सिडरी है, उन्होंने कैंपबेल विल्सन को अपॉइंट कर दिया है सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया का। और कैंपबेल विल्सन इससे पहले जो है वो सीईओ थे एक, आप कह सकते हो छोटी एयरलाइन के, जिसका नाम था स्कूट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है दोस्तों, लो कॉस्ट एयरलाइन सब्सिडरी है सिंगापुर एयरलाइंस की। तो पहले उसके सीईओ थे, लेकिन अब इस पद पे आ चुके हैं, तो उनको पुराना अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने स्कूट से रिजाइन कर दिया। और आपने एक बात और याद रखनी है कि कैंपबेल विल्सन जो है वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं अपना इस एयरलाइंस बिजनेस के अंदर, क्योंकि 26 साल का उनका एक्सपीरियंस है इस एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन दोस्तों इसमें एक और न्यूज़ जुड़ी हुई है कि अलायंस एयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट बन चुका है। तो आपने इस एयरलाइन का नाम याद रखना है, दिस इज अलायंस एयर। तो ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट के तौर पे काम करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 15 अप्रैल 2022 से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। और इसके सीईओ जो अलायंस एयर के हैं वो कौन है, विनीत सूद हैं, विनीत सूद। और अलायंस एयर जो है वो इससे पहले एयर इंडिया का पार्ट था, तो एयर इंडिया को तो डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, लेकिन अलायंस एयर जो है वो अभी भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट जो है वो रहेगा। लेकिन दोस्तों अपने एयर इंडिया के जो चेयरमैन है वो जरूर याद रखने हैं, एन चंद्रशेखरन, और पूरा नाम है इनका नटराजन चंद्रशेखरन। लेकिन दोस्तों जो आप और ऑप्शंस देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हैं,
लाइक हर्षवर्धन श्रृंगला जी, जो कि पहले आप कह सकते हो फॉरेन सेक्रेटरी थे, लेकिन अब फॉरेन सेक्रेटरी के पद से जो है वो जा चुके हैं। अब इनको बना दिया गया चीफ कोऑर्डिनेटर। चीफ कोऑर्डिनेटर जो अभी G20 समिट होने वाली है उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला जी रहेंगे। नेक्स्ट विकास कुमार, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है दोस्तों DMRC का, मतलब हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। और कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कौन सी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक MOU साइन किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग की जा सके। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं कि मान लो ये कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड में चीज़ें जो है वो खरीदी जाती हैं। तो अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिस्ट कर दिए जाएं, यहाँ पे डाल दिए जाएं, तो ये भी पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में तो इसको बेचा ही जा सकता है ताकि इनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके, इनकी इनकम जो है वो ऊंची उठ सके। तो दोस्तों ये कंपनी है हमारे पास अमेज़न, और इसमें सहायता कर रही है सरकार, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसकी तरफ से किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। तो क्वेश्चन अब बहुत ही सिंपल हो गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अमेज़न के साथ टाई अप किया है ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो की जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स की। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी सरकार कई तरह के टाई अप्स ऐसे कर चुकी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ, अमेज़न के साथ, मीशो कंपनी के साथ, ताकि आप कह सकते हो कि दीनदयाल अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू हम जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठा सकें। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर वुमेन जो है वो खास तौर से काम कर रही हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन हैं वो इस स्कीम के तहत जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो अमेज़न सहेली स्टोर फ्रंट पे क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और अमेज़न जो है वो इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा और उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन बोर्ड भी करेगा, मतलब लेके आएगा, और साथ में उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट भी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ऐसे कुछ सेलर्स अपॉइंट किए गए ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, उनकी इनकम जो है वो यहाँ पे ज़रूर बढ़ेगी। तो अमेज़न और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो दोनों ही कमर्शियल लेवल पे भी और सोशल डेवलपमेंट लेवल पे भी, खास करके वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेज जो हैं उनको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से निकाल के जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहती हैं ताकि उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके और इंडिया के जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो हर तरह की मार्केट के अंदर पहुंच सकें। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव लिया गया है अमेज़न के साथ। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस बैंक का नाम बताना है जिसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम भी बताना है ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस आप घर बैठे ही कर सकते हो, जहां पे आप बैठे हो वहीं पे ये ट्रांजैक्शन जो है वो संभव है। और ये बैंक का नाम है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेड नेक्स्ट। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेड नेक्स्ट, और इसके थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड में लाइक क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो जहां पे भी आप बैठे हो। मतलब आपको बैंक में फिजिकल तौर पे जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो कहीं पे भी बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये 24/7 संभव है, मतलब पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। सेफ एंड सिक्योर सोल्यूशन है। तो इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल चाहिए वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई बैंक गारंटी चाहिए वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इवन आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट करना है वो भी यहाँ पे है, आउटवर्ड और इनवर्ड मतलब पैसा भेजना है या मंगवाना है वो भी यहाँ पे संभव है, और साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको सहायता चाहिए सारी की सारी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और रिसेंटली आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक टैग दिया गया है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो की हैं वो किसकी तरफ से की गई हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की गई हैं। अगर मैं लार्ज और मीडियम बैंक्स कैटेगरी की बात करूं, और ये डिजिटल पेमेंट उत्सव के अंदर ये अनाउंस किया गया था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं राजकिरण राय जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एंड्योरेंस मिशन टू प्रोब अर्थ लाइफ सपोर्टिंग नेचर। क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं
कि अर्थ में ही लाइफ क्यों संभव है, किसी और प्लैनेट पे अभी लाइफ जो है वो क्यों संभव नहीं है, जितने भी हमारे पास नॉन प्लैनेट्स हैं। तो इस मिशन को देखने के लिए एक स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड्योरेंस मिशन, और ये लॉन्च किया है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से। तो बहुत सिंपल हो गया कि नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एंड्योरेंस मिशन, और उसका मेन मकसद यही है कि अर्थ ही जो है वो क्यों लाइफ को सपोर्ट करती है, जबकि और प्लेनेट लाइक मार्स है, वीनस है, वो लाइफ को सपोर्ट क्यों नहीं करते। और उन्होंने अपना ये मिशन जो एंड्योरेंस मिशन है ये एक रॉकेट से लॉन्च किया जिसका नाम है ओरियोल रॉकेट, और ये 470 माइल एल्टीट्यूड पे जो है वो इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो ये पूरे अर्थ का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मापेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को बांध के रखती है ये पता कर सकते हैं हम। अगर ये पता कर सकते हैं तो हमें पता लग सकता है कि लाइफ जो है वो अर्थ में ही क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक बहुत ही वीक फोर्स है और इसको मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही एक कारण माना जा रहा है कि अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ पॉसिबल है, जबकि बाकी और प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए एंड्योरेंस मिशन जो है वो नासा की तरफ से लॉन्च किया गया। और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बिल नेल्सन हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी पहली स्टेट गवर्नमेंट बन चुकी है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करने वाली स्टेट ऐसी बन चुकी है छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है ये अनाउंसमेंट पहले राजस्थान भी कर चुका है, तो राजस्थान आंसर नहीं लगाना, क्योंकि राजस्थान ने अभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाली, सिर्फ उन्होंने अपने 2022-23 के बजट में इसको अनाउंस किया था। तो सबसे पहले राजस्थान ने अनाउंस जरूर किया था लेकिन राजस्थान ने लागू नहीं किया। लागू करने वाली पहली स्टेट कौन बन गई है, छत्तीसगढ़ बन चुकी है। तो इससे 3 लाख एम्प्लॉइज जो हैं उनको फायदा मिलेगा, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, या आप कह सकते हो कि उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया है। तो स्टेट ने ऑलरेडी अपना डिटेल्ड प्रपोजल जो है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भेज दिया है, क्योंकि वो 17,000 करोड़ रुपया निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारा का सारा पैसा जो है वो पेंशनर्स को देना है, जो कि नवंबर 2004 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव कर दिया है। तो अब ये जो पूरी की पूरी ओल्ड पेंशन स्कीम है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, इंडियन पुलिस सर्विस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, तो मेन डिफरेंस दोस्तों यही है कि पहले लाइक अगर आप कहोगे न्यू पेंशन स्कीम के अंदर 10% डिडक्शन होती थी बेसिक सैलरी की या डियरनेस अलाउंसेस की, लेकिन ऐसी कोई भी डिडक्शन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर नहीं थी। सिर्फ 12% जो है वो एक बेसिक सैलरी का डिडक्ट होता था जनरल प्रोविडेंट फंड रूल के तहत, लेकिन ये 10% डिडक्शन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होती थी। ये बात आपने याद रखनी है। और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो सरकार, भारत सरकार, या आप कह सकते हो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो 50% सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज़ की एज ए पेंशन में दी जाती थी जब वो रिटायर होते थे। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट था, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था। अभी बहुत सी स्टेट्स इसको अनाउंस कर रही हैं कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहली स्टेट कौन सी बन गई है, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म श्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी, उनका देहांत हो गया है, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे ये भी आपने बताना है। तो वो बहुत ही फेमस हिंदी स्कॉलर भी थे, बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर थे। तो हम अगर एक यहाँ पे टिक करें तो आंसर क्या आएगा, लिटरेचर आएगा। तो सी हमारे पास आंसर होगा। तो याद रखना है पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी एक बहुत ही फेमस संस्कृत और हिंदी स्कॉलर, उनका देहांत हो गया है। देहांत कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। उनका जन्म जो है वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और वो पद्मश्री जो हैं वो जीत चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्मश्री से सम्मान दिया 2013 में, और वो भी लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में। तो उनको बहुत से टाइटल मिल चुके हैं, लाइक संस्कृत राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, उनको कवि रत्ना भी कहा जाता है, उनको कवि श्रोमणी भी कहा जाता है। लिटरेरी और संस्कृत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये टाइटल दिए गए हैं। 2009 में उनको प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया संस्कृत कैटेगरी में। 2013 में मैंने आपको बताया कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में, इवन वो भी संस्कृत कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था ममा जननी।
तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। उन्होंने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं जो कि पोइट्री से रिलेटेड हैं, संस्कृत से रिलेटेड हैं, लेकिन आपने मेन चीज़ जो याद रखनी है, एक तो इनका नाम, ये संस्कृत और हिंदी स्कॉलर थे, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल जिसका रिसेंटली टेस्ट किया गया है। तो एक्सटेंडेड रेंज कितनी है, क्योंकि पहले जो ये ब्राह्मोस मिसाइल वर्जन जो लॉन्च किया गया था सुखोई से, तो उसकी रेंज जो है वो 290 किलोमीटर थी। लेकिन एक्सटेंडेड रेंज का मतलब ही ये है कि इसकी रेंज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। अब ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, 350 किलोमीटर जो है वो हो चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको सुखोई विमान से जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा जो है वो चल रही है, लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड से अगर 6 गुना चल रही है ज़्यादा तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। अगर उससे कम है तो उसको जनरली हम टैग कर देते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसकी स्पीड जो है वो 2.8 मैक है, जो कि 3 गुना है स्पीड ऑफ साउंड से, तो इसलिए इसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और ब्राह्मोस आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर का एक मिश्रण है, मतलब इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का सक्सेसफुली लॉन्च एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्राह्मोस मिसाइल, और ये सुखोई 30 से लॉन्च किया गया। ये है सुखोई 30, ये है हमारे पास ब्राह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको अपॉइंट किया गया नया प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहा है, बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जिसके तहत जो है वो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, और नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है रनिल विक्रमसिंघे। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। और इससे पहले जो पुराने थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, फॉर्मर थे हमारे पास महिंदा राजापक्षा। तो याद रखना है, महिंदा राजापक्षा के खिलाफ जो है वो लोगों ने आवाज़ उठाई। श्रीलंका के अंदर मास प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे प्राइसेस बढ़ चुके हैं चीज़ों के। तो लोगों ने विद्रोह किया, महिंदा राजापक्षा की पार्टी ने रिज़ाइन कर दिया, और ऑपोजिशन पार्टी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, यूएनपी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, इनकी तरफ से जो है वो फिर विश्वास मत पेश किया गया, और रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो प्रधानमंत्री बना दिए गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रनिल विक्रमसिंघे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के, और इनको ओथ दिलाई है, जो अभी कौन है, प्रेसिडेंट हैं। और अभी प्रेसिडेंट कौन है, गोताबाया राजापक्षा। तो याद रखना है, प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्षा हैं, और नए प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे। और रनिल विक्रमसिंघे इससे पहले भी जो है वो 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्रीलंका के। 1993 से अगर हम देखें तो 5 बार प्रधानमंत्री श्रीलंका के रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि वो एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करेंगे जिसमें पहले से ही पता लग जाएगा कि बहुत बड़ा पैंडेमिक जो है वो आने वाला है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमें नहीं पता था। तो ये रिसेंटली एक मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर्स की, ब्रिक्स की, तो उसमें ये अनाउंस किया गया। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जब हेल्थ मिनिस्टर आपस में मिले कि हम एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लॉन्च करेंगे ताकि बड़े पैंडेमिक्स का पता लग सके और उससे पहले ही हम उसको रोक सकें। तो 12th मीटिंग हुई है ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स की, जो कि किसकी तरफ से होस्ट की गई, चाइना की तरफ से। इसमें ऑलमोस्ट 70 अटेंडीज जो है वो पहुंचे, जिसमें इन 5 कंट्रीज़ के हेल्थ मिनिस्टर और कंट्रीज़ के डेलीगेट्स और डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी पहुंचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो की गई इस मीटिंग के अंदर कि हम एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करेंगे जिसमें पैंडेमिक के बारे में पता लग सकता है पहले ही, और उसके बारे में हम पहले ही जो है वो अपने सुरक्षा नियम जो है वो तय कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2022 में ब्रिक्स समिट जो है वो जून 2022 में होगी, और इसको जो होस्ट करेगा वो चाइना करेगा। एग्जैक्ट जगह कौन सी है, शियामेन है, याद रख सकते हो एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है, शियामेन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से एक एग्रीमेंट किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ताकि एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस और क्रेडिट में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की हेल्प कर सके। तो किस तरह से हेल्प करेगा, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो भारत सरकार है वो किस तरह से 2 स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक किसान क्रेडिट स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि इसका बेहतर लाभ जो है वो सारे किसानों को मिल सके। तो इस एमओयू के तहत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा, ताकि अपनी जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ, ताकि एग्रीकल्चर क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस दोनों स्कीम्स को बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो टेक्निकल असिस्टेंस के साथ साथ इसको किस तरह से बेहतर इंप्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया में, उसके बारे में भी बताएगा।
और बहुत बड़े एफर्ट्स जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से किए जाएंगे ताकि फार्मर कम्युनिटी को हेल्प की जा सके, स्पेशली छोटे फार्मर्स जो हैं, आप कह सकते हो जो पशुपालन के साथ जुड़े हुए किसान हैं या जो मछली पालन से जुड़े हुए किसान हैं, सबको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो है किसानों को पहले ही कुछ पैसा जो है वो दे दिया जाता है ताकि वो अपनी इनपुट जो है वो खरीद सकें, और फसल बीमा योजना ताकि उनकी अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके तहत उनको पैसा जो है वो दिया जा सके। तो इन दोनों स्कीम्स का लाभ अगर किसान तक पहुंच जाता है तो हम फार्मर कम्युनिटी को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर हमारे पास कौन है, इसके यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना, मध्य प्रदेश। और आपने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखना है, ये एक ऐसी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। और 170 कंट्रीज और टेरिटरीज जो हैं वो पॉवर्टी को ख़त्म करने में इस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का साथ दे रही हैं ताकि इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। और यूएनडी की स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो $190 मिलियन जो है वो कौन सी कंट्री को दे रहा है ताकि मेट्रो एक्सप्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके उस कंट्री के अंदर, और ये कंट्री है मॉरिशस। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से ही याद रखें, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। $190 मिलियन जो है वो इसमें दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब इस पे इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा। और इस एग्रीमेंट का मकसद यही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की पार्टिसिपेशन जो है, जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स इस कंट्री के अंदर चल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो मॉरिशस के अंदर चल रहे हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये आप कह सकते हो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड जो है वो बाकी कंट्रीज को भी प्रोवाइड करता है और एक्सपोर्ट फाइनेंस का काम भी करता है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बंगारी, याद रखोगे, हर्षा बंगारी जी। और इसको स्थापित किया गया था 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन वो पिक्चर से आप कवर करोगे। 70% इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है अगर हम हैंड हाइजीन के ऊपर ध्यान दें, हाथ को अगर अच्छे से धोएं, उसका ध्यान रखें, तो 70% इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। ये कहा है वर्ल्ड हैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, वर्ल्ड हैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने अपनी पहली एक ग्लोबल रिपोर्ट दी है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जिसमें बताया गया कि 70% इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है अगर हम अपने हाथ की हाइजीन का ध्यान रखें। इवन कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर सकते हैं, बार बार हाथ धोने या हाथों को सैनिटाइज करना, तो इससे हम इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। और ये स्पेशली रिपोर्ट पेश की गई है जब वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया, और ये 5 मई 2022 को मनाया गया। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और इसका थीम क्या था, हेल्थ केयर, क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वन लाइनर इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जिसमें पहला है ओएमसी पावर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आईआरईडीए के साथ ताकि क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें आपने ओएमसी के बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि ओमनी ग्रिड माइक्रो पावर कंपनी है ये, इन्होंने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टाई अप किया है ताकि रूरल एरियाज में, स्पेशली यूपी और बिहार के एरिया में, हम क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बना सकें। क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी के 280 प्लांट्स चल रहे हैं, तो इनको आईआरईडीए की तरफ से फाइनेंस मिलेगा और ये और प्लांट्स लगाएंगे ताकि सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट, इसरो ने ह्यूमन रेटेड S-200 रॉकेट बूस्टर का एक आप कह सकते हो टेस्ट किया है ताकि 2023 का गगनयान मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं HS-200। ये ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका टेस्ट किया गया ताकि गगनयान मिशन 2023 में हम उसको लॉन्च कर सकें। सिर्फ आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। टोयोटा जो है वो $624 मिलियन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स बनाने में इंडिया की मदद करेगा, मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि हाँ, टोयोटा का एक इनिशिएटिव है कि हमने कार्बन न्यूट्रल बन जाना है 2050 तक। तो 48 बिलियन रुपीस, या आप कह सकते हो 624 मिलियन यूएसडी जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। इससे 3500 नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी,
साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में टोयोटा जो है वो ग्रीन टारगेट्स को भी अचीव करेगा। मॉर्गन स्टैनले की तरफ से इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो रिड्यूस कर दी गई है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। तो पहले 7.9% उन्होंने कहा था कि इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन अब उन्होंने 7.6% कह दिया है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप कह सकते हो ग्लोबल कैपिटल मार्केट में रिस्क बना हुआ है, वॉर्स चल रही हैं, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण जो है ये रिडक्शन की गई। इवन फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भी मॉर्गन स्टैनले ने जो है वो पहले 7% प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अब उन्होंने 6.7% कह दिया है। इंडिया जो है वो $8 लाख जो है वो यूनाइटेड नेशन में देगा, ताकि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। तो इंडिया का ये इनिशिएटिव 2018 में स्टार्ट किया गया था, ताकि हिंदी स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनको यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इंडिया की बातें हैं या और कई जो आप कह सकते हो चीज़ें लॉन्च की जाती हैं यूनाइटेड नेशन लेवल पे, वो हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी को भी पता लग सके। तो इसमें एक फिगर याद रखनी है कि कितने पैसे दिए हैं, $8 लाख जो हैं वो दिए गए हैं। यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी इजराइल गए थे, 4 दिन का ये दौरा था उनका, और भी कई डेलीगेट्स उनके साथ गए इजराइल में। तो दोनों नेशंस ने ये कहा है कि हम बाइलेटरल टाई अप इस तरह से करेंगे कि हम एक दूसरे की कंट्री में विजिट करें और हम एक दूसरे के साथ बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, क्योंकि इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 30 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरिना, मध्य प्रदेश। अगला आते हैं 13 मई 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था पावर्ड बाय इंटेलेक्ट और ड्रिवन बाय वैल्यूज, ये किस कंपनी की टैगलाइन है? तो आंसर इसमें बहुत ही सिंपल था, ये टैगलाइन थी दोस्तों इन्फोसिस की। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे भी बहुत सिंपल है कि कौन सी कंट्री जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। तो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन यह अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।